हेलो एवरीवन। आज मैं आपको दो कमाल की कहानियां सुनाने वाला हूं। दोनों ही कहानियां फ्लाइंग यानी कि उड़ने के ऊपर हैं, लेकिन बिल्कुल अलग हैं। पहली कहानी एक पक्षी की। इमेजिन करो एक छोटा सा सी बर्ड है जो एक ऊंची चट्टान के किनारे पर अकेला खड़ा है। उसके सभी भाई उड़ना सीख कर जा चुके हैं, पर वो बेचारा उड़ने से इतना डरता है कि हिलने को भी तैयार नहीं है। तो क्या वो कभी उड़ पाएगा? इसी तरीके से दूसरी कहानी एक पायलट की। अब इमेजिन करो कि एक पायलट है जो रात के अंधेरे में अकेला प्लेन उड़ा रहा है। अचानक वो काले तूफानी बादलों में फंस जाता है। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं, रेडियो डेड हो जाता है। अब सवाल यह आता है कि उसकी मदद कौन करेगा। तो इन्हीं दो एक्साइटिंग सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस चैप्टर में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल रावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एक कहानी है हिम्मत की और दूसरी कहानी है मिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लर्टी। हमारी पहली कहानी एक छोटे से सीगुल की। वो अकेला अपनी चट्टान के किनारे यानी कि लेज पर खड़ा था। उसके 2 भाई और एक बहन, जिनके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, पहले ही हिम्मत करके उड़ चुके थे। लेकिन ये छोटा सीगुल अब तक नहीं उड़ा था। जब भी वो लेज के बिल्कुल किनारे तक आता और उड़ने की कोशिश करता तो उसके सामने दूर तक फैला हुआ एक विशाल गहरा और हरा समुद्र दिखाई देता। ये नज़ारा देखते ही उसके दिल में गहरा डर बैठ गया। उसे लगता कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, मैं गिर जाऊंगा, शायद मर भी जाऊंगा। वो इतना डर जाता है कि तुरंत दौड़कर वापस अपने लेज के एक छोटे से होल में जाकर छुप जाता है। उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब उसे बुला रहे थे, कभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, कभी डांट रहे थे कि वो कितना डरपोक है। उन्होंने उसे धमकी भी दी कि अगर तू नहीं उड़ाना तो इसी लेज पर भूखा ही बैठा रहना। लेकिन वो सीगुल इतना डरा हुआ था कि वो हिलने के लिए भी तैयार नहीं था। वो बस वहीं चुपचाप बैठा था और उड़ने के नाम से तो कांप रहा था। पिछले 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। वो था एक अकेला, डरा हुआ और भूखा बच्चा जो सिर्फ उड़ने से डरता था। अब भूख तो भूख होती है, धूप तेज हो गई थी और छोटे सीगुल को अब गर्मी के साथ साथ भूख भी बहुत सताने लगी थी। उसने देखा कि उसकी पूरी फैमिली सामने वाली चट्टान पर बैठी है और उसकी माँ फिश का एक टुकड़ा तोड़ रही थी। छोटे सीगुल को फिश बहुत पसंद थी। उसने माँ के हाथों में फिश का टुकड़ा देखा और उसकी भूख और भी बढ़ गई। बस उसी छोटी सी चीज ने उसके अंदर एक अलग ही जुनून भर दिया। उसने धीरे से आवाज लगाई, गा गा गा, जैसे वो भी अपनी माँ से कुछ कह रहा हो कि मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी खाना दो ना माँ। अब उसकी माँ ने भी प्यार से जवाब दिया, गो कुला। और फिर उसने फिश का वो छोटा सा टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और सीधा अपने बेटे की तरफ उड़ने लगी। यांग सीगुल खुशी से चीख उठा। उसके मन में बस एक ही सोच थी कि माँ मेरे लिए खाना ला रही है। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि खुशी में अपने छोटे छोटे पैरों से आगे पीछे हिलने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखें सिर्फ फिश के टुकड़े को देखे जा रही थी। माँ अब उसके बहुत पास आ गई थी, लेकिन तभी एकदम अचानक से वो हवा में ही रुक गई। उसकी चोंच में अब भी फिश का वो छोटा सा टुकड़ा दबा हुआ था, लेकिन माँ अब भी लेज से थोड़ा दूर थी। वो उसके बिल्कुल पास नहीं आ रही थी। ये माँ की एक सोची समझी चाल थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा खुद अपना पहला कदम उठाए, खुद से हिम्मत करे और पहली बार उड़ने की कोशिश करे। यांग सीगुल भूख से पागल हो चुका था। उसने ना कुछ सोचा ना समझा और सीधे उस फिश के ऊपर डाइव मार दी। एक पल के लिए उसके दिल में एक डरावना सा मॉन्स्टेरियस डर छा गया। उसकी सांस जैसे रुक सी गई थी। वो बस गिरता जा रहा था, नीचे और नीचे। उसका दिल इतना घबरा गया था कि लगभग रुक ही गया था। लेकिन ये डर सिर्फ एक छोटी सी देर के लिए था, बस एक पल के लिए, और उसके बाद कुछ बदल गया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख अपने आप ही बाहर की तरफ फैल गए। ठंडी हवा उसके पंखों से टकराई, उसके पंखों से गुजरी और उसने महसूस किया कि वो गिर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। जो डर अब तक उसके दिल में था वो सब एक पल में गायब हो गया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी थी। वो खुशी से चीखने लगा, जैसे कह रहा हो कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसकी पूरी फैमिली भी उसके पास उड़कर आ गई। सब उसके साथ मिलकर खुशी से आवाजें निकाल रहे थे। सब उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी और सबसे जरूरी बात, उसने अपने डर को हरा दिया था। तो दोस्तों, उस छोटे सीगुल की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें बताती है कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या फिर हमारे पंख, हमारी ताकत काफी नहीं है। लेकिन जब तक हम वो पहला डरावना कदम नहीं उठाते, तब तक हमें अपनी असली ताकत का पता नहीं चलता। कभी कभी जिंदगी हमें किसी मुसीबत जैसे भूख या पेन के जरिए
उस कदम को लेने पर मजबूर करती है। और जब हम एक बार उस कदम को ले लेते हैं और अपने डर को हरा देते हैं तो उसके बाद पूरा आसमान हमारा होता है। ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इस कहानी के नैरेटर एक पायलट हैं जो कि अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में पेरिस से इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। रात का वक्त है, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, तारे चमक रहे हैं और चांद की रोशनी सब कुछ और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। वो पायलट अपने अकेलेपन में भी खुश है क्योंकि उसके मन में एक ही ख्याल है, घर जाकर अपनी फैमिली के साथ एक गर्मा गर्म इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वो शांत आसमान में अपने प्लेन को स्मूथली उड़ा रहे थे। तभी उन्होंने रेडियो पर पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट किया। वहीं से उन्हें मैसेज मिला, टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, और बस वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी जब पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, पायलट ने देखा कि सामने थे बड़े बड़े बादल, स्टॉर्म्स क्लाउड्स। और ये कोई छोटे मोटे बादल नहीं थे, ये तो जैसे आसमान में काले पहाड़ों की तरह खड़े थे, एक बड़ी सी दीवार जैसे। ऐसा लग रहा था जैसे रात का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा हो गया हो। पायलट ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। वो इन बादलों के ऊपर से नहीं जा सकता था और ना ही साइड से चक्कर काटने के लिए उनके पास इनफ फ्यूल बचा था। अब एक ही ऑप्शन था, वापस पेरिस लौट जाना। लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा था। उनके मन में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे घर जाना है, मुझे अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक डेयरिंग डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि चलो रिस्क लेते हैं, और बिना ज़्यादा सोचे समझे उन्होंने अपनी ओल्ड डेकोटा को सीधे उन काले तूफानी बादलों के अंदर उतार दिया। बादलों के अंदर सब कुछ अंधेरा था, इतना अंधेरा जैसे एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं था, ना ही रोशनी, ना ही रास्ता और ना ही आसमान। प्लेन जोर जोर से हिचकोले खा रहा था, कभी नीचे, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। पायलट ने तुरंत अपना कंपास देखा, लेकिन कंपास तो घूम रहा था बिना किसी डायरेक्शन के। उनका कंपास डेड हो चुका था। वो घबराए, तुरंत रेडियो उठाया और बोले, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी डेड हो चुका था। अब उनके पास ना ही कंपास था, ना ही रेडियो कनेक्शन था और ना ही इतना फ्यूल था कि वो वापस लौट सके। वो एक ऐसे तूफान में खो चुके थे जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन अ ब्लैक टेरिफाइंग स्टॉर्म। जब सारी उम्मीदें ख़त्म सी हो रही थी, जब पायलट को लग रहा था कि अब बस कुछ नहीं हो सकता, तभी उन्होंने देखा एक और एरोप्लेन। हाँ, उनके बिल्कुल पास उस काले तूफान के बीच एक ब्लैक एरोप्लेन था। वो एरोप्लेन भी उसी स्टॉर्म में था, लेकिन उसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी। फिर भी नैरेटर उसे क्लियरली देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उनकी तरफ देख रहा था और फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और हाथ से फॉलो मी का सिग्नल दिया, जैसे कह रहा हो कि तुम खो गए हो लेकिन मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो मोमेंट इतना पावरफुल था जैसे अंधेरे में एक रोशनी का रास्ता मिल गया हो। नैरेटर के दिल में एक गहरा सुकून था। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई फरिश्ता है। अब वो संजान ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे बिल्कुल एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह अपना डेकोटा उड़ा रहे थे। लगभग आधे घंटे तक वो बस उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहे। ना कोई बात, ना कोई रेडियो सिग्नल, सिर्फ एक साइलेंट गाइडेंस। लेकिन फिर उन्होंने फ्यूल कॉस्ट देखा और उनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। डकोटा के फ्यूल टैंक में सिर्फ 5-10 मिनट का फ्यूल बचा था। अब उनके दिमाग में केवल एक ही थॉट घूम रहा था कि अगर अगले कुछ मिनटों में उन्हें रनवे नहीं दिखा तो क्या होगा। फिर से डर ने उनके दिल को पकड़ लिया। स्टॉर्म अब भी था, फ्यूल खत्म हो रहा था और सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पर तभी वो ब्लैक एरोप्लेन नीचे की तरफ उतरने लगा। नैरेटर ने भी उसका पीछा किया और अचानक वो स्टॉर्म क्लाउड्स के बाहर आ गए। अब उनके सामने एक नज़ारा था जो उनकी आंखों को भर गया। 2 सीधी लाइंस दिख रही थी लाइट्स की, एक रनवे, एक एयरपोर्ट। वो समझ गए कि मैं सेफ हूँ, आई एम गोइंग टू लैंड। उन्होंने तुरंत अपने प्लेन को उतारना शुरू किया और बिना किसी दिक्कत के सेफली लैंड किया। लैंडिंग के बाद उन्होंने सबसे पहले आसमान की तरफ देखा, अपने उस दोस्त, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू कहने के लिए। लेकिन आसमान खाली था, वहाँ कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। वो गायब हो चुका था, जैसे आया था वैसे ही बिना आवाज़, बिना नाम, बिना ट्रेस के चला गया था। नैरेटर ने अपनी डेकोटा प्लेन को सेफली लैंड तो करा लिया था, लेकिन उनके दिमाग में अभी एक ही सवाल घूम रहा था कि वो दूसरा पायलट कौन था। वो तुरंत सीधे कंट्रोल टावर गए और वहाँ डेस्क पर बैठी एक लेडी ऑफिसर से पूछा, मैम मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था जो मुझे स्टॉर्म से बाहर निकाल कर लाया? मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। उस लेडी ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा, फिर एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, दूसरा एरोप्लेन इस स्टॉर्म में? आज रात तो कोई दूसरा प्लेन हवा में था ही नहीं। रडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिख रहा था
और वो था तुम्हारा डेकोटा। तो कौन था वो मिस्टीरियस पायलट? वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया और कहाँ चला गया? क्या वो नैरेटर की इमेजिनेशन थी जो उसके डेस्परेट माइंड ने क्रिएट की थी, या कोई सुपर नेचुरल हेल्प थी? फ्रेडरिक फोर्थ इस सवाल का जवाब हम पर छोड़ देते हैं। ये दोनों कहानियां फ्लाइंग के अलग अलग पहलू को दिखाती हैं। पहली कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी उड़ान अपने डर के खिलाफ होती है, और दूसरी कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जब हम सबसे मुश्किल तूफानों में फंसे होते हैं तो मदद ऐसी अनजान जगहों से आती है जिनकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। याद रखिए, चाहे डर अंदर का हो या तूफान बाहर का, हिम्मत से उड़ान भरने में ही असली जीत है। उम्मीद है आपको ये दोनों एक्साइटिंग एडवेंचर्स पसंद आए होंगे। अगर आपने इन कहानियों के थ्रिल और इंस्पिरेशन को महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।